ईरान और इजराइल ने सोमवार की रात और मंगलवार की सुबह भी एक दूसरे पर हमले किए हैं। इजरायली सेना ने ताजा हमले में ईरान के एक सीनियर सैन्य कमांडर अली शादमानी को मारने का दावा किया है। अब देखिए, इजराइल ने दावा किया है कि ईरान ने आज सुबह इजराइल पर 30 मिसाइलें दाग दी हैं। इस बीच ट्रंप अचानक से कनाडा से अपना G7 का दौरा छोड़कर अमेरिका वापस लौट जाते हैं और ये सब अचानक हुआ। ट्रंप का ऐसा कोई प्लान नहीं था। वो G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए कनाडा के कैलगरी पहुंचे थे और बाकायदा उन्होंने G7 के नेताओं के साथ फोटोज भी खिंचवाई और उसके बाद वहीं उन्होंने अनाउंस किया, बाकायदा ऐलान किया कि उन्हें अचानक से अमेरिका वापस जाना पड़ रहा है। रिपोर्टर्स ने जब ट्रंप से इस बारे में पूछा तो उन्होंने इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, बस इतना ही कहा कि कोई महत्वपूर्ण काम है जिसकी वजह से उन्हें अमेरिका जाना पड़ रहा है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया, तुरंत पूरी दुनिया में कयास लगने लगे। क्या हुआ? ऐसा अचानक ट्रिगर पॉइंट क्या रहा? ऐसा क्या हो रहा है? यही माना जा रहा था कि इजराइल और ईरान के बीच जो ये टेंशन है वो बढ़ गया है, इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप को वापस जाना पड़ रहा है। और क्या ऐसी नौबत आएगी कि अमेरिका भी इसमें कूद जाएगा? ट्रंप कनाडा के टाइम से हिसाब से, अगर आप देखें उसके टाइम के हिसाब से, कल रात को ही वहां से अमेरिका के लिए रवाना हो गए थे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में वो एयरफोर्स 1 से रवाना हो रहे हैं। आवाजें दी जा रही हैं मीडिया की तरफ से, उनसे कुछ सवाल पूछने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन घटनाक्रम ऐसे बढ़ा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक बयान दे दिया जिसमें उन्होंने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर कराने के लिए गए हैं और अगर ऐसा होता है तो फ्रांस उसमें अमेरिका का सहयोग करेगा। इसके बाद ट्रंप ने मैक्रोन को क्या जवाब दिया, वो कौन सा बयान दिया, जिसके बाद ये कयास और ज्यादा लगने लगे कि क्या अमेरिका इजराइल का साथ देने के लिए युद्ध तक में कूदने को तैयार है, कूदने जा रहा है। लेकिन ये समझने से पहले आप मैक्रोन का ये बयान सुनिए जिस पर ये विवाद हो गया। अब जैसे ही मैक्रोन ने ये बयान दिया कि वो सीज फायर कराने जा रहे हैं और अगर ट्रंप ने सीज फायर करा दिया इजराइल ईरान के बीच में तो फ्रांस भी साथ देगा, तुरंत ट्रंप सक्रिय हुए, सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया। अच्छा, सोशल मीडिया पर क्या लिखते हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप कि राष्ट्रपति मैक्रोन लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर कराने जा रहा हूं। ट्रंप ने लिखा कि गलत, मैक्रोन को कोई आइडिया ही नहीं है कि मैं वॉशिंगटन डीसी क्यों जा रहा हूं। इसका सीज फायर से कोई लेना देना नहीं है। ये समझने के लिए आपको पहले थोड़ा सा ईरान की परमाणु साइट्स को जानना चाहिए। अब आइए आपको दिखाते हैं यहीं से इजराइल के हमले में, क्योंकि ये बड़े स्क्रीन पर अब हम आपको पीछे दिखाएंगे जिसमें आप ये देख सकते हैं। देखिए, ये सबसे पहले तो चलिए ये सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये ईरान के परमाणु साइट्स पर जो हमले हैं उसमें ये वाला, ये जो नतांज पर हमला हुआ है, ये नतांज है। इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 जगहों पर इस परमाणु साइट पर जो हमला हुआ है, ये सैटेलाइट इमेजेस इस बात की तस्दीक करती हैं। आपको जूम इन करके दिखाना होगा, जूम इन कीजिए। ये जो व्हाइट स्क्वायर्स बने हुए हैं इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये 5 के 5 जो स्क्वायर्स हैं। और ये हम आपको बता रहे हैं ये जो हमला, ये जो पूरा हमला हुआ है नतांज के ये एयर साइट पर दिख रहा है। इसमें हम आपको अब एक एक करके जहां जहां पर ये हुआ है वो जरा दिखाते हैं। ये देखिए, 4 इमारतों को नुकसान की खबर है। ये इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर पर है और इसकी तस्वीरें जब आप देखेंगे तो ये देखिए, पहला, दूसरा जहां पर हमला हुआ है और ये तीसरा छोटा सा आप देख रहे हैं। तो ये ईरान के परमाणु साइट्स पर जो हमला हुआ है, ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब फिर से हम वापस जाएंगे अगली जगह पर। सबसे ज्यादा लेकिन जो नुकसान हुआ है आपको बता दें वो नतांज न्यूक्लियर एयर साइट है। जूम इन करके दिखाइए तभी हमारे दर्शक समझ पाएंगे। दूसरा बड़ा जो परमाणु ठिकाना है वो फोर्दो न्यूक्लियर साइट है और फोर्दो न्यूक्लियर साइट जिसको आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो नुकसान हुआ है वो आपके सामने में है। ये देखिए इस सैटेलाइट इमेज से यहाँ पे बहुत मिनिमल, नहीं के बराबर, यहाँ पर कोई नुकसान की खबर नहीं है बहुत ज्यादा। और ऐसे ही जो उसके 2 बाकी साइट्स हैं। अब सबसे पहले हम आपको ये जो पहला हमने मैप दिखाया था वो पहली जगह पर वापस जाइए।
और इसी के साथ हम पूरी जानकारी देंगे कि ये जो नतांज न्यूक्लियर साइट है, इसकी 2 इमारतें तबाह हुई है, पावर सप्लाई का ठप होना, हमले में बिजली आपूर्ति और बैकअप पूरी तरह से तबाह हो गया। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है कि यहां पर देखिए, ईरान ने बाय एंड लार्ज अपने जितने न्यूक्लियर साइट्स बनाए हैं ना, अंडरग्राउंड बनाए हैं, इसीलिए उनको नुकसान पहुंचाना बहुत आसान नहीं होता है। और अब जब आप जूम इन करके दिखाएंगे, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, ये देखिए, ये पहला हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ये तीसरी जगह जहां नुकसान पहुंचा है, 4 और 5। अब इस बात को ध्यान से समझिए कि इन 5 जगहों पर इस तरह का नुकसान, अब ऐसे में जिस अंडरग्राउंड फ्लोर में यूरेनियम एनरिच करने के लिए जो वहां पर सेंट्रीफ्यूज रखा गया था, वहां पर बिजली कटने से, ये जो आप बिजली कटने की बात देख रहे हैं, वो कटने की वजह से सबसे बड़ा डैमेज नातांज वाले ये परमाणु साइट पर हुआ है। तो कुल मिलाकर जो बड़ी तस्वीर है वो आप समझ रहे होंगे, हमारे दर्शक जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कितना बड़ा नुकसान ये अभी तक के लिए हुआ है ईरान के लिए, वो हमने आपको दिखा दिया। और ये परमाणु वाला जो पूरा एंगल है, उसी को लेकर पूरी ये लड़ाई है। देखिए, जहां कुछ ऐसे न्यूक्लियर प्लांट्स भी उनके 2 हैं, अराक न्यूक्लियर प्लांट, अराक न्यूक्लियर साइट पर भी कोई हमला नहीं हुआ है। अब इजराइल ने ये दावा तो किया है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया, लेकिन इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो अभी भी उसी तरह से हैं। वहां ऐसा दावा है कि न्यूक्लियर एसिड्स मौजूद हैं, जस की तस दिखाई दे रही हैं। ऐसी एक फैसिलिटी है फोर्डो की फैसिलिटी, जहां इजराइल ने टारगेट तो किया था, लेकिन आईएईए की तरफ से कहा गया कि यहां हमले का कोई असर नहीं हुआ है। 2023 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी आईएईए ने यह बात कंफर्म की थी कि वहां पर यूरेनियम पार्टिकल्स मौजूद हैं और वो 83.7% प्योरिटी तक पहुंच गए हैं। अब इसकी गंभीरता को आप समझिए, एक परमाणु बम बनाने के लिए कितने दूर 90% प्योरिटी का लेवल चाहिए होता है, उससे सिर्फ और सिर्फ 6.3% दूर। इसलिए यह माना जा रहा है कि ईरान की इस फैसिलिटी में परमाणु बम मौजूद हो सकता है, ये जो फोर्डो परमाणु ठिकाना आप देख रहे हैं। लेकिन यह कहा जा रहा है कि साइट पर ईरान के परमाणु बम जमीन से 90 मीटर नीचे हो सकते हैं, और यह भी संभव है कि ईरान की जो बाकी न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर भी यही स्थिति हो। ज्यादातर ईरान ने पूरा फोकस अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी पर रखा है, यानी अंदर खाने छिपा छिपा कर बनाता है, क्योंकि आजकल सैटेलाइट इमेजेस से सब कुछ पता चल जाता है। हो सकता है कि न्यूक्लियर बम जमीन से 90 या 100 मीटर नीचे हो। अब इजराइल के हमले में ऊपर के स्ट्रक्चर को तो नुकसान हुआ है, लेकिन अगर ईरान के पास परमाणु बम हुआ तो फिर तो वो सुरक्षित है, और पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि ऊपर ऊपर ही नुकसान दिख रहा है। लेकिन नातांज बेस के बारे में जरूर कहा जा रहा है, दावा यह है कि जो उनका सेंट्रीफ्यूज जहां था, जहां पर यूरेनियम को एनरिच करने का पूरा प्लांट था, वो वहां पर बिजली कटौती हुई है, जिसकी वजह से पूरा सप्लाई रुका है, जो अचानक रुकने से भारी नुकसान भी हो सकता है। अब इन बंकर्स के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट करने के लिए इजराइल को अमेरिका की जरूरत पड़ रही है। अब आपके सामने तस्वीर साफ हो रही होगी, क्योंकि इस बार आर या पार की लड़ाई में अगर इजराइल और अमेरिका अपने आप को झोंकते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक बात साफ है, इन बंकर्स के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको हिट करने के लिए इजराइल को अमेरिका की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका के पास ऐसे बॉम्बर्स हैं और बॉम्ब्स मौजूद हैं जो सीधे जमीन के अंदर तबाही मचा सकते हैं। इन्हें बंकर बस्टर बॉम्ब्स कहा जाता है। सबसे पहले तो अमेरिका के पास ऐसे बॉम्ब ले जाने के लिए एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, नाम B-2 बॉम्बर। ये एक स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। स्टेल्थ मतलब जो छिप कर जाए, जिसको कोई डिटेक्ट ना कर पाए। स्टेल्थ का ये शाब्दिक अर्थ होता है। स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जो 31,500 किलोग्राम का पेलोड लेकर जा सकता है। अब अमेरिका के पास एक ऐसे बॉम्ब है जो ईरान के परमाणु ठिकानों पर तबाही मचा सकता है, और इस बॉम्ब का नाम है GBU-57A/B। इसकी खासियत कि ये जमीन के अंदर 61 मीटर तक कुछ भी हो इसे तबाह कर सकता है। वजन 13 किलो, लगभग 13,600 किलोग्राम। कल्पना कीजिए किस तरह की तबाही मचा सकता है। इसीलिए तो आपने नोट किया होगा कि अमेरिका और इजराइल दोनों ने अपना नैरेटिव ये बना दिया कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। दोनों एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं। ट्रंप दोहरा रहे हैं, व्हाइट हाउस दोहरा रहा है, नेतन्याहू दोहरा रहे हैं
लगातार ट्रंप यही कह रहे हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी यही दावा कर रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश यही है कि ईरान के परमाणु हथियार किसी भी कीमत पर तबाह होने ही चाहिए। और इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने तो ईरान को 60 दिन का समय दिया था, इन 60 दिनों में ईरान को डील कर लेनी चाहिए थी। अब ईरान ने डील नहीं की तो ये उसकी गलती। वैसे अमेरिका का एक मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया में भी है। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में एक बहुत छोटा सा द्वीप है, जहां से ईरान करीब 3700 किलोमीटर दूर है और इजराइल 5500 किलोमीटर दूर है। अब बताया जाता है कि यहां अमेरिका ने अपने 6 B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं। यानी जब भी जरूरत पड़ेगी अमेरिका तुरंत हमले के लिए अपने बॉम्बर एयरक्राफ्ट यहीं से भेज सकता है। और अब तो ये भी पता चल रहा है कि अप्रैल की शुरुआत में ही अमेरिका ने डिएगो गार्सिया में अपने B-2 बॉम्बर्स तैनात कर दिए थे। ये बात बहुत गंभीर है और गंभीर संकेत है ईरान के लिए। अमेरिका ने अप्रैल के महीने में ही डिएगो गार्सिया में अपने ये B-2 बॉम्बर्स, जिससे वो तबाह कर सकता है जमीन के नीचे वाले न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ईरान में, वो B-2 बॉम्बर्स अमेरिका ने अप्रैल में ही तैनात कर दिए थे डिएगो गार्सिया में। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका को ये पता था कि कल को अगर ऐसी नौबत आई कि ईरान पर हमला करना पड़ा तो फिर पूरी व्यवस्था पहले से ही वहां पर होनी चाहिए। इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु डील का प्रस्ताव दिया और अब ट्रंप कह रहे हैं कि इस प्रस्ताव को 60 दिन हो गए और ईरान ने 60 दिन में कोई डील नहीं की कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद हर महत्वपूर्ण देश में अपना बाकायदा एक बेस मौजूद है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पिछले कई दशकों से मिलिट्री प्रेजेंस है। अभी मिडिल ईस्ट में 19 जगहों पर अमेरिका के 40 से 50 हजार सैनिक मौजूद हैं। एक एक करके हम आपको बताएंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 8 परमानेंट बेसेस हैं। 8 बहरीन, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई। अमेरिका के इन बेसेस की ताकत कितनी है इसे भी जरा संक्षेप में समझ लीजिए। जैसे अमेरिका कतर वाले बेस 60 एकड़ में फैला है। कतर में 60 एकड़ में यहां करीब 100 एयरक्राफ्ट मौजूद है और अमेरिका के करीब 10,000 सैनिक यहां पर हैं। इसी तरह से कुवैत के बेस से अमेरिका लॉजिस्टिक और बाकी सप्लाई करता है। ये मिडिल ईस्ट में यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस का कमांड हब भी है। तो आप सोचिए, यूएई के बेस की ताकत इंटेलिजेंस गैदरिंग है और यहां अमेरिका के एडवांस एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं जैसे कि F-22 रैप्टर और इसके अलावा भी बहुत से सर्विलेंस एयरप्लेन्स वहां पर मौजूद हैं जो नजर रखते हैं। इसी तरह से अमेरिका बहरीन का बेस बहुत बड़ा है जहां उसके 9,000 सैनिक रहते हैं। यहां अमेरिकन नेवी का 5वां फ्लीट भी मौजूद है। ना ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहता है। ईरान को लेकर इजराइल का तो एजेंडा क्लियर है। अगर ईरान ने उसकी बात नहीं मानी तो बमबारी होती रहेगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अली खामेनी के सामने 3 विकल्प रखे। इन्हें आप इजराइल के वॉर टारगेट्स भी कह सकते हैं कि मतलब ये हो गया तो हम रोक देंगे। पहला, ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद, मतलब बंद। दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइलें बननी बंद हो जाएं। और तीसरा, आतंकियों को मदद देने वालों का खात्मा किया जाए। देखिए, एक प्रॉक्सी वॉर ईरान छेड़ता है इजराइल पर, अलग अलग लड़ाकों, आतंकी संगठनों, कहीं हिजबुल्लाह, कहीं हूती, कहीं पर हमास। इजराइल ने ठान लिया है कि जब तक ईरान नहीं झुकेगा तब तक हमला नहीं रुकेगा। यही वजह है कि दया ना दिखाने और यहूदियों को चेतावनी देने वाले खामेनी फिलहाल युद्ध के पूरे सीन से बाहर हो चुके हैं, गायब हैं। इजराइल अपने टारगेटेड हमलों से सेना के बड़े अधिकारियों और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े वरिष्ठ वैज्ञानिकों को निशाना बना रहा है। वो न सिर्फ मौजूदा अधिकारियों को मार रहा है बल्कि उस पद के विकल्प बनने वालों को भी निशाना बना रहा है। आयतुल्लाह अली खामेनी डरे हुए हैं क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री ने संकेतों में बताया कि खामेनी का अंत ही युद्ध का अंत है। वो इस रिजीम के अंत की बात करते हैं, वो खामेनी के अंत की बात करते हैं। यानी इजराइल का असली टारगेट ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी है। देखिए, इजराइल का मानना है, खुलकर उन्होंने मना नहीं किया जब खामेनी की को खत्म करने की बात आई। इजराइल का मानना है कि खामेनी की मौत के बाद ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा।
जिससे मिडिल ईस्ट में फिर से शांति आएगी। नेतन्याहू का ये ऐलान खामेनेई और उनके करीबियों के लिए चेतावनी बन गया है। इसी वजह से अब खामेनेई के देश छोड़कर भागने की खबरें आने लगी। साल 1989 ईरान का सर्वोच्च नेता बनने के बाद खामेनेई ईरान से बाहर नहीं गए हैं। अब सोचिए 36 वर्षों से यह शख्स ईरान का सर्वोच्च नेता अपने घर से बाहर नहीं निकला है, मतलब वहां पर निकला है, अपने देश से नहीं निकला है। इसकी एक ही वजह है और वो है जान पर खतरा। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के खुफिया विंग का मानना है कि कुछ देश खामेनेई को मारना चाहते हैं, इसीलिए वो देश के बाहर नहीं जाते। लेकिन शायद अब की बार इजराइल ने खामेनेई को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि वो घर में घुसकर हमला कर रहा है। अब एक सवाल यह है कि इजराइल खामेनेई का अंत चाहता क्यों है? क्या इजराइल के लिए ईरान की हार से ज्यादा खामेनेई की मौत मायने रखती है? इसकी वजह है खामेनेई के इशारे पर पूरा ईरान चलता है। सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम लीडर कहने के लिए ईरान में राष्ट्रपति चुनाव तो होते हैं और लोग इसमें वोट भी करते हैं, लेकिन ईरान के नियमों के मुताबिक सर्वोच्च नेता का फैसला ही अंतिम माना जाता है। और इसीलिए अली खामेनेई अपने मनपसंद व्यक्ति को ही ईरान की सत्ता देते हैं। यही सुप्रीम पावर अली खामेनेई को ईरान का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनाता है। अली खामेनेई इस्लामिक कट्टरपंथ के समर्थक हैं। वो दुनिया के इस्लामिक देशों का सबसे बड़े मुस्लिम नेता बनना चाहते हैं। यहूदी समुदाय इस्लामिक कट्टरपंथियों के निशाने पर रहा है और खामेनेई भी कई बार यहूदियों के खिलाफ बयान देते रहे। अब देखिए, इसीलिए इजराइल ईरान के हराने से ज्यादा इस शख्स, इस खामेनेई के खात्मे के बारे में सोच रहा है। हालांकि कल एक खबर यह आई थी कि अली खामेनेई परिवार समेत किसी बंकर में छिप गए हैं, लेकिन आज उनके देश छोड़कर जाने की खबरें खूब चर्चा में हैं। 86 साल के खामेनेई ने अगर अपना देश छोड़ दिया है तो इसकी वजह है उनका डर। वो इस बात से डरे हुए हैं कि उनके करीबी लोग तेजी से मारे जा रहे हैं। ये वो लोग थे जिनके ऊपर खामेनेई की सुरक्षा का जिम्मा था। जब उनके गार्ड्स ही, उनके सुरक्षा के इंचार्ज ही एक के बाद एक ढह रहे, गिर रहे, खत्म हो रहे हैं, खामेनेई डरे हुए हैं। यही लोग ही ईरान के भविष्य का फैसला करते थे। इन लोगों की रणनीति पर ईरान की सरकार फैसले लेती थी। अब इनके मारे जाने से ईरान की सत्ता पर खामेनेई की पकड़ कमजोर होने लगी है। इजराइल के हमलों में हुसैन सलामी मारा गया। ये व्यक्ति IRGC का कमांडर था और अली खामेनेई का सुरक्षा सलाहकार, बहुत खास आदमी समझिए। ईरान की वायुसेना का चीफ आमिर अली हजीजादे, वो भी मारा गया। ये व्यक्ति ईरान की जितनी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, उसका जितना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स हैं, उनका हेड था। और इसके अलावा मोहम्मद काजमी मारा गया। ये व्यक्ति ईरान के खुफिया विंग का हेड था। एक एक करके चुन चुन के प्रिसिशन किलिंग जिसके लिए इजराइल माना जाता है। ईरानी सेना के ये तीनों वरिष्ठ अधिकारी खामेनेई को सीधे रिपोर्ट करते। खामेनेई अपने सभी बड़े फैसले इन तीनों की ही सलाह से लेता था। लेकिन अब इनके मारे जाने के बाद एक वैक्यूम पैदा हो गया है, जिससे भर पाना ईरान के सर्वोच्च नेता के लिए मुश्किल हो गया। यही वजह है कि वो खुद को युद्ध के मैदान से दूर ले जाने की तैयारी में दिख रहे हैं। इसके अलावा इजराइल के पास भी अघोषित रूप से करीब 90 परमाणु बम बताए जाते हैं, लेकिन वो भी ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं दे रहा है। इसकी पहली वजह ईरान के शासकों की कट्टर इस्लामिक विचारधारा, जिहाद, इस्लामिक जिहाद। खामेनेई के राज में ईरान एक कट्टर इस्लामिक देश बन गया है जो यहूदी और ईसाई धर्म का विरोधी है। डर यह है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो वो इजराइल और अमेरिका पर कभी भी हमला कर सकता है, क्योंकि ये यहूदी और ईसाई बहुल देश है। और वहां पर अगर आप देखेंगे, इनके धार्मिक गुरु यहूदियों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, अमेरिका के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, इजराइल और यहूदियों के खिलाफ खुलकर जहर उगलते हैं। ऐसे में ये जहर बढ़ते बढ़ते कहीं परमाणु हथियार अगर उनके हाथ में आ जाए तो वो क्या कर सकते हैं, ये डर तो रहता ही है। दूसरी वजह, मिडिल ईस्ट में परमाणु बम की होड़। अमेरिका और इजराइल का मानना है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो मिडिल ईस्ट में बाकी जो उसके विरोधी देश है, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, ये परमाणु बम बनाने लगेंगे। इससे पूरे क्षेत्र की शांति को खतरा पैदा हो जाए।
अगर इन देशों में कभी लड़ाई छिड़ी तो फिर विश्व के लिए एक परमाणु जंग का खतरा सिर पर मंडराने लगेगा। तीसरी वजह, इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकियों को समर्थन, ईरान पर आतंकियों को समर्थन देने के आरोप लगते रहे, खासतौर से हमास। गाजा में हमास को हथियार और पैसा मुहैया करवाता है जो इजराइल पर हमले करता है। इसीलिए अमेरिका और इजराइल को डर है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो वो आतंकियों को परमाणु बम देकर उनके जरिए हमले करवा देगा और फिर हाथ भी साफ कर लेगा कि हमने तो कुछ किया नहीं। अभी तक ईरान परमाणु अप्रसार संधि के तहत उन देशों में शामिल रहा है जो परमाणु हथियार नहीं बनाने की शपथ ले चुके हैं, लेकिन कुछ समय से खबर आ रही है कि ईरान इससे बाहर निकलने की तैयारी में है और वो परमाणु बम बनाने वाला है। इसी वजह से इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। ईरान इजराइल के इस युद्ध में बहुत से भारतीय भी फंस गए हैं। ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाने की कवायद तेज हो गई है। जंग के हालात के बीच भारत ने ईरान से अपने छात्रों को निकालना शुरू कर दिया है और अब हम आपको दिखाएंगे भारत की पहल से ईरान के उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को सुरक्षित रूप से आर्मेनिया में लाया गया है। देखिए, एक मैप के जरिए आज हम आपको दिखाना चाहते हैं कि वो रूट क्या फॉलो किया जा रहा है। तो ये टच स्क्रीन मैप में सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये जो टच स्क्रीन मैप है इसमें आप ये वाले हिस्से में आइए और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये पूरा हिस्सा जो है ये देखिए, ये ईरान आपको दिख रहा है, ये ईरान है। इसको जो बड़ा करेंगे, ये बड़ा करेंगे तो ये आर्मेनिया यहाँ पे आ गया। ये देखिए, ये आर्मेनिया, ये छोटा सा देश आप देख रहे होंगे, मैं मार्क करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब आपको मार्क करके इस पे पूरा दिखाते हैं ताकि आप समझ पाएंगे कि कहाँ से एक रूट बन रहा है बच्चों के निकलने के लिए। ये तो पूरा ईरान में आपके लिए आउटलाइन कर देती हूँ। यहाँ पे ईरान, तेहरान यहाँ पे है, ये जो पूरा ईरान का हिस्सा है। अब ये जो बच्चे हमें आने हैं, मतलब इन जगहों से उनके लिए रास्ता, क्योंकि ये पाकिस्तान वाला हिस्सा है, आर्मेनिया हमारी मदद कर रहा है। यहाँ से ये बच्चा, ये जो छोटा सा देश आप देख रहे हैं यहाँ पर आर्मेनिया, यहाँ से बच्चे आ रहे हैं, तो यहाँ से निकले, यहाँ पर आए और फिर ये हवाई स्पेस पाकिस्तान का चाहते हुए यहाँ पर वो दिल्ली पहुँच रहे हैं। ये डेस्टिनेशन, तो ये आप समझ गए, ये रूट फॉलो हो रहा है। ये तो पूरा हमने आपके लिए ईरान को एक तरह से कवर कर दिया है। ये ईरान का हिस्सा हो गया, ये ईरान हो गया आपके लिए। ये आर्मेनिया छोटा सा देश है और वहां से ये वाला ट्रैवल रूट फॉलो करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर यही है कि इसमें इजराइल जैसे, ईरान जैसे देश से इस वक्त जो परिस्थिति है, बहुत सारे बच्चे वहां पर हैं, लेकिन फिलहाल जितने लोग आ पा रहे हैं, आपको लिए चलते हैं फिर वहीं पर। उनके लिए अगर आप देखेंगे तो उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि इतने सारे, लगभग 10,000 से ज़्यादा भारतीय वहाँ पर है, उन सबको लाना है, ये बड़ा चैलेंज है। लेकिन आर्मेनिया जो आपने ऊपर छोटा सा देश देखा, वहाँ से होते हुए सब स्टूडेंट्स आ रहे हैं, धीरे धीरे लाया जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी G7 के एडवांस देशों के आउटरीच सेशन को संबोधित भी करने वाले हैं। वहाँ पर पीएम क्या कहते हैं, इस पर भी पूरे विश्व की नज़र है। हालांकि सब को ऐसा लग रहा था कि वहां पर ट्रंप से मुलाकात हो सकती है, लेकिन उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका लौट चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर सबसे ज्यादा ध्यान भारत और कनाडा के संबंधों पर है, जो पिछले कुछ वर्षों में काफी खराब हुआ, खास तौर पर जस्टिन ट्रूडो के तौर तरीकों की वजह से। अब कनाडा में नई सरकार बनने के बाद उम्मीद जगी है कि दोनों देशों के संबंध फिर से पटरी पर आएंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का प्रधानमंत्री मोदी को G7 समिट में शामिल होने के लिए दिया गया न्योता इसी तरफ साफ इशारा करता है। इससे पहले कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के दौर में यह संबंध बहुत खराब हो गया था। ट्रूडो ने सितंबर 2023 में कनाडा की संसद में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की एजेंसियों के शामिल होने तक के आरोप लगा दिए। भारत ने 2020 में हरदीप सिंह निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था। ट्रूडो वहां पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि बड़े पैमाने पर वहां पर कई समुदाय के लोग हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, उनका वोट पाने के लिए वहां पर वो कट्टरवाद तक को हवा देने से पीछे नहीं हटते थे। कुछ खालिस्तानी समर्थकों का वहां पर मौजूद होना इस बात की तस्दीक करता है कि जस्टिन ट्रूडो की नीयत भारत को लेकर अच्छी नहीं थी। साल 2023 में जस्टिन ट्रूडो G20 समिट में हिस्सा लेने भारत आए थे। जब उनको वापस लौटना था तब उनके स्पेशल प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से उनका प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाया।
इस पर भारत ने उन्हें अपने विमान से जाने का ऑफर दिया था, लेकिन कनाडा ने इनकार कर दिया और 36 घंटे बाद ट्रूडो के प्लेन को ठीक कर लिया गया और 2 दिन तक वो भारत में फंसे रहे। ट्रूडो G20 डिनर में भी शामिल नहीं हुए थे। G20 के लगभग सभी इवेंट्स में अलग थलग दिखाई दिए थे। अभी भी कुछ खालिस्तान समर्थित संगठन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों का असर 2023 की तुलना में बहुत कम हुआ है, लेकिन अभी भी उनका वजूद है। उस समय की ट्रूडो के नेतृत्व वाली सरकार इन कट्टरपंथियों से बहुत प्रभावित रहती थी। आप सोचिए, कोई मतलब जस्टिन ट्रूडो जैसा एक नेशन हेड इंडिया में आ रहा है और गुस्साए हुए फूफा की तरह हर प्रोग्राम से अपने आप को बाहर रख रहा है, और ये सब कुछ ये इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे जो खालिस्तान समर्थक थे उनको खुश करना था और उनकी वो समर्थन भी कर